इतने सीजन में प्रो कबड्डी एक तरफ तो यह सीजन बिल्कुल अलग है। खिलाड़ियों के बीच झगड़े, कोचों को टेंशन, रिवेंज मैच, क्लोज मैच, सीट से उछाल देने वाले ट्विस्ट, इस तरह गिनते जाएं तो यह किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। इस बार टीमें अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा अपनी भावनाओं से फैंस का मनोरंजन कर रही हैं। ऐसी स्थिति में कुछ टीमें दिखा रही हैं कि वे टॉप लिस्ट में ही बैठेंगी और नीचे बिल्कुल नहीं उतरेंगी। कुछ टीमें इस भ्रम में खेल रही हैं कि उन्हें टॉप पर आना है या बीच में रहना है, और कुछ टीमें तो यह भी नहीं जानती कि वे कब जीतेंगी। इसके बावजूद 74 मैच पहले ही पूरे हो चुके हैं। कई टीमों ने 12 मैच खेले हैं और कुछ टीमों ने तो 13 गेम तक खेल लिए हैं, यानी लीग का 68% खत्म हो चुका है। अब यहाँ से जो जीतेंगे वे खुशी खुशी प्ले ऑफ की उड़ान भरेंगे और जो हारेंगे वे अपना बोरिया बिस्तर बांधकर असम ट्रेन से चले जाएंगे। तो इस वीडियो में हम हर टीम के प्ले ऑफ क्वालिफिकेशन की संभावनाएं कैसी हैं, क्वालिफाई करने के लिए उन्हें कितने मैच जीतने हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। वैसे YouTube पर कबड्डी कंटेंट बहुत कम है, ऐसे में मैंने अपने चैनल पर नया कंटेंट बनाया है। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वो वीडियो भी लाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। अब क्यों देर मामा, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। अब चलिए टॉपिक में चलते हैं। नंबर 12 पटना पायरेट्स। मुझे लगता है कि इस सीजन में हमारी पटना का काम हो गया है। पिछले सीजन में वे फाइनल में पहुंचे थे। अगर हमने सोचा कि इस बार भी वे वैसी ही आग लगाएंगे तो उन्होंने उसी आग से खुद को ही जला लिया है। अब तक 11 गेम खेलकर वे केवल 3 ही मैच जीत पाए हैं। उनके पास अभी भी 7 मैच हैं। उनमें से उन्हें कम से कम 5 मैच जीतने होंगे, तभी वे क्वालिफाई कर पाएंगे। शायद पटना के फैंस ऐसा सोच रहे होंगे, अगले मैच कोई बहुत बड़ी टीमों के साथ नहीं है, सभी कमजोर टीमों के साथ हैं, जीतकर वापसी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वे खुद एक बड़ी कमजोर टीम हैं। ऐसे में उनके लिए किसी दूसरी कमजोर टीम को हराकर टॉप 8 में जाना लगभग असंभव है, क्योंकि इस सीजन की शुरुआत से ही वे लगातार अच्छे फॉर्म में नहीं दिखे हैं। ऐसे में अगर अब उन्हें सभी मैच जीतने हैं तो चमत्कार हुए बिना जीतने की कोई संभावना नहीं है। उनके क्वालिफाई करने की संभावना केवल 12% है। सचमुच पायरेट्स ने अपने खेल से अपने सभी फैंस को समुद्र में मिला दिया है। वे आखिरी स्थान पर झंडा गाड़कर ऐसी रेंज में हैं जहां टेबल में कोई नहीं पहुंच सकता। कुल मिलाकर पायरेट्स असम ट्रेन पकड़ने के करीब हैं। नंबर 11 यूपी योद्धास। एक समय था जब वे कैसे हुआ करते थे, प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के अलावा उन्हें कोई दूसरी बात पता ही नहीं होती थी, लेकिन अब वे प्ले ऑफ का रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हालांकि पहले 6 मैचों में केवल 2 जीतकर निराश होने के बाद उन्होंने बाद में 2 लगातार जीत हासिल करके शानदार वापसी की। फिर क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने आखिरी 5 के 5 मैच हारकर फिर से पुरानी फॉर्म पकड़ ली। उनके साथ समस्या यह है कि जब वे जीतते हैं तो वे इस स्तर पर खेलते हैं कि उनसे बेहतर कोई नहीं है, लेकिन जब वे हारते हैं तो वे एक सीरीज की तरह ऑफ फॉर्म जारी रखते हैं। मैं आज भी यही कहूंगा कि उनके पास जो टीम है वह किसी और टीम के पास नहीं है। ऐसी मजबूत टीम है, जब उनकी टीम का हर खिलाड़ी अपने स्तर के अनुसार परफॉर्मेंस देगा तो कोई भी टीम उन्हें नहीं रोक सकती। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, अगर मोमेंटम नहीं है तो सब बंद करके बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। उनकी स्थिति भी वैसी ही है। फिलहाल 13 गेम खेलकर यूपी ने 4 जीते हैं और 11वें स्थान पर है। अगर उन्हें क्वालिफाई करना है तो बाकी के 5 मैचों में से 4 निश्चित रूप से जीतने होंगे। इस स्थिति में जहां उनके लिए 2 जीतना भी मुश्किल है, वहां 4 जीतना तो असंभव जैसा है। टॉप 8 में क्वालिफाई करने की संभावना केवल 8% है। इस सीजन में और कुछ नहीं है, असम ट्रेन के लिए तैयार होना है। नंबर 10 बंगाल वॉरियर्स। अगर हमने सोचा कि इस सीजन में देव के साथ वॉरियर्स युद्ध दिखाएंगे तो वे युद्ध तो क्या, चेतावनी भी नहीं दे पा रहे हैं। इस बार उनका खेल देखकर बाकी टीमों के फैंस सोच रहे होंगे टीम का नाम बंगाल वॉरियर्स से बदलकर सोलो वॉरियर रख देना चाहिए।
वॉरियर्स की स्थिति ऐसी है, टीम में देवांग के अलावा कोई और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। शायद देवांग सोचता होगा अगले सीजन में मुझे फिर से मत खरीदना। कहने का मतलब है कि देवांग अकेले जान लगाकर खेल रहा है, हर मैच में 15, 20, 25 ऐसे अधिकतम पॉइंट्स स्कोर करके पूरी कोशिश कर रहा है। कम से कम अगर टीम में दूसरा रेडर सपोर्ट करता और 2 और डिफेंडर अच्छा खेलते तो उनकी स्थिति अलग होती, लेकिन किसी में वह आत्मविश्वास नहीं है। आत्मविश्वास के बिना वे मैच कैसे जीतेंगे बताइए। उन्होंने कभी गणेश चतुर्थी पर एक मैच जीता था, फिर दशहरे पर एक मैच जीता और हाल ही में एक मैच जीता। मुझे लगता है कि वे त्योहारों पर ही जीतना जानते हैं, बाकी दिनों में नहीं। अगर वे ऐसे खेलते रहे तो जैसे त्योहार जल्दी खत्म हो जाते हैं वैसे ही वे भी जल्दी घर चले जाएंगे। उनके बचे हुए 7 मैचों में से कम 4 जीतने होंगे। संभावनाएं देखें तो 25% चांस हैं। नंबर 9 गुजरात जायंट्स। सीजन के पहले हाफ में उनका खेल देखकर मुझे समझ आया कि टीम के अंदर कुछ नहीं है, सब खोखला लगा। सचमुच वे खेलकर अपने फैंस के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। टीम में किसी भी खिलाड़ी में निरंतरता नहीं है, यहाँ तक कि मोहम्मद रजा भी शामिल है, वह भी पूरी तरह से आउट ऑफ कलर दिख रहा है। पिछले सीजन तक राइडर्स शादलू से डरते थे, अब राइडर्स को देखकर वह डर रहा है। फिलहाल वे 4 मैच जीतकर चौथे स्थान पर हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह पहले से है, लेकिन यह आखिरी से है। हालांकि पिछली परफॉर्मेंस की तुलना में उन्होंने हाल के समय में अच्छी वापसी की है। पिछले 4 मैचों में उन्होंने 3 गेम जीते हैं, यानी कुल मिलाकर अब तक 12 मैच खेले हैं, जिनमें से उन्होंने 4 जीते हैं। अभी भी 6 गेम बाकी हैं, उनमें से उन्हें कम से कम 4 मैच निश्चित रूप से जीतने होंगे। गणितीय रूप से देखें तो 22% संभावनाएं हैं। अब वे धीरे धीरे वापसी कर पा रहे हैं, इसलिए टॉप 8 में जाने का मौका हो सकता है। अगर वे कहते हैं कि वे हमारे पुराने स्टाइल में ही खेलेंगे तो सबको मिलकर असम जाना पड़ेगा। नंबर 8 हरियाणा स्टीलर्स। अगर मैंने 2025 में कोई चमत्कार देखा है तो वह इस टीम के मामले में है। सभी टॉप टीमें टॉप पोजीशन के लिए लड़ रही हैं, जबकि ये टॉप से आकर आखिरी पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि पहले 8 गेमों में वे लगातार 6 जीतकर अजय स्टीलर्स बन गए थे। उस समय स्थिति ऐसी थी कि लगा क्या ये एक बार फिर ट्रॉफी ले जाएंगे, लेकिन उसके बाद की परफॉर्मेंस देखकर उनके फैंस को झटके लगे। उन्होंने लगातार 5 के 5 गेम हारकर बहुत बुरी तरह से परफॉर्म किया। खासकर मुझे लगता है कि तेलुगु टाइटंस के साथ मैच उनके लिए हमेशा एक बुरा सपना रहेगा, क्योंकि उस मैच में जो राइडर आया वो टैकल हो गया। मैट पर मौजूद डिफेंडर्स टाइटंस को ऐसे फ्री में पॉइंट दे रहे थे जैसे वे कोई पुलाव परोस रहे हों। यह सब देखकर कोच का दिमाग हिल गया। सच में उनके कोच मनप्रीत जी की प्रतिक्रियाएं देखकर मुझे हंसना है या रोना है यह भी पता नहीं चला, क्योंकि जब कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है और स्थिति ऐसी हो जाती है कि हमारे पास 1% चांस भी नहीं है, उस पल मनप्रीत जी को कैसा महसूस हुआ होगा। बहरहाल उनके पास अभी भी 5 मैच बाकी हैं। इनमें से अगर वे कम से कम 3 मैच जीतते हैं तो बिना किसी परेशानी के क्वालिफाई हो जाएंगे। यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब मोमेंटम नहीं होता है तो एक मैच जीतना भी 10 मैचों के बराबर होता है। किसी भी तरह उनके क्वालिफाई करने की 40% संभावनाएं हैं। नंबर 7 जयपुर पिंक पैंथर्स। सीजन के पहले हाफ में बड़ी टीमों को भी रौंदते हुए आगे बढ़ने वाले जयपुर को दूसरे हाफ में बाकी टीमें रौंद रही हैं। अब तक पैंथर्स ने 12 गेमों में 6 जीतकर 7वां स्थान हासिल किया है। इन 6 जीतों में से 5 मैच पहले 8 मैचों में ही जीते थे, लेकिन उसके बाद के 4 मैचों में सिर्फ एक ही जीता। आमतौर पर जब पहले हाफ में ऐसी शुरुआत मिलती है तो वे बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये पैसेंजर ट्रेन की तरह धीमे हो गए हैं। अगर वे इसी धीमी गति को बनाए रखते हैं तो पीछे से आ रही बंगाल और गुजरात आगे निकलकर पैंथर्स को टाटा कहकर टॉप 8 में चले जाएंगे। ऐसा होने से रोकने के लिए अगले 6 गेमों में कम से कम 3 निश्चित रूप से जीतने होंगे। अगर वे कहते हैं कि हमारा क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा पूरा ध्यान टॉप 4 पर है, तो उन्हें 4 और गेम जीतने होंगे। उनके क्वालिफाई करने की 70% संभावनाएं हैं। नंबर 6 तमिल थलाइवाज। उनकी कहानी ऐसी है कि आगे बढ़ रहे हैं,
रुक रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर रुक रहे हैं। यानी न तो लगातार जीत रहे हैं और न ही हार रहे हैं। वे दोनों को मिलाकर मिक्सिंग गेम खेल रहे हैं। तमिल थलाइवाज के साथ समस्या यह है कि जब वे जीतते हैं तो वे हमसे बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं है के स्तर पर बड़े अंतर से जीतते हैं, और अगर वे हार जाते हैं तो यह भी नहीं बताया जा सकता कि वे कितने बुरी तरह से खेलेंगे। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आप उनके मैच देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उनका करीबी हार बहुत दुर्लभ है, इसलिए आप देखेंगे कि टेबल में उनका -8 पॉइंट डिफरेंस है। वे जितना ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं उससे भी ज्यादा मार्जिन से हारते हैं, इसलिए यह अंतर है। अब उनके पास 5 मैच हैं, उनमें से 3 मैच जीतते हैं तो प्ले ऑफ की सीट पक्की। अगर वे चाहते हैं कि उन्हें भी टॉप 4 में आरक्षण सीट मिले तो उन्हें 4 से 5 और गेम जीतने होंगे। उनके क्वालिफाई करने की 65% संभावनाएं हैं। नंबर 4 यू मुंबा। इस सीजन में पहले 5 गेमों में 3 जीतकर शानदार शुरुआत देने के बाद उनकी परफॉर्मेंस पूरी तरह से गिर गई। दरअसल उसके बाद के 5 मैचों में उन्होंने सिर्फ 1 जीता। उस समय चोट के कारण अजय चौहान को बाहर बैठना पड़ा, जिससे मुंबा ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस मुंबई बीच में मिला दी। सीजन के शुरुआती चरण में जो आग दिखाई थी वह बाद के मैचों में बुझ गई। खासकर डिफेंडरों के बीच ठीक तालमेल की कमी, रेडरों का परफॉर्म न कर पाना, उन्हें बार बार बदलना, ऐसे कई कारणों से बीच के चरण में अच्छे नतीजे नहीं मिले। लेकिन हाल ही में ऐसा लगता है कि वे फिर से पटरी पर आ रहे हैं। पिछले 5 गेमों में उन्होंने 2 जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया है। फिलहाल वे 12 मैचों में 6 जीतकर चौथे स्थान पर आ गए हैं। उनकी किस्मत अच्छी है कि वर्तमान में उनके साथ बेंगलुरु, तमिल, हरियाणा, जयपुर ने भी समान रूप से 6 मैच जीते हैं, लेकिन मुंबा उन सभी को हराकर चौथे स्थान पर है। इसका एकमात्र कारण स्कोर डिफरेंस है। जब वे जीतते हैं तो बड़े अंतर से जीतते हैं। यह उनके लिए फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि यह फायदा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, इसलिए अब से लगातार मैच जीतना ही इस टॉप 4 में अपनी जगह सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है। ऐसा होने के लिए बाकी बचे हुए 6 मैचों में से उन्हें कम से कम 3 निश्चित रूप से जीतने होंगे। उनके क्वालिफाई करने की 85% संभावनाएं हैं। नंबर 3 तेलुगु टाइटंस। पिछले 11 सीजन एक तरफ और इस सीजन से एक और तरफ इस स्तर पर टाइटंस काटपीट दिखा रहे हैं। बिल्कुल साधारण नहीं है। एक तरफ आग है, दूसरी तरफ तूफान। इन दोनों के मिलने पर जो तबाही होती है इस बार हमारे खेल में वह उतनी ही खतरनाक है। यह नहीं देखा जा रहा कि टीम छोटी है या बड़ी, जिसे जो ट्रीटमेंट देना है उसे दिया जा रहा है। पिछले लगातार 5 मैच जीतकर उन्होंने प्रो कबड्डी को पूरी तरह से हिला दिया है। यह कोई साधारण झटका नहीं है। आप सभी ने आखिरी हरियाणा स्टीलर्स के साथ मैच देखा होगा। अगर किसी ने लाइव नहीं देखा तो यह आपकी बहुत बुरी किस्मत है। एक टाइटंस फैन को वह मैच निश्चित रूप से देखना चाहिए, क्योंकि मनप्रीत जैसे मजबूत कोच के नेतृत्व वाली हरियाणा जैसी मजबूत टीम को उन्होंने काप दिया। असल में उनके रेडर बैक लाइन के पास जाने से भी डर रहे थे। जिस तरह से हमारे डिफेंडरों ने काटपीट दिखाई, और खास तौर पर भरत, वह उनका मैच था। मुझे लगता है कि वह उस दिन को अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। जब भरत रेड के लिए आ रहा था तो उन्हें लगा हमारा काम हो गया। उस मैच के बारे में बताने के लिए यह वीडियो काफी नहीं होगा। कुल मिलाकर 11 साल का इंतजार इस सीजन में खत्म हो जाएगा, चाहे वह क्वालिफिकेशन का मामला हो या कप का। हमारे लोगों ने पहले ही 13 मैचों में 8 जीतकर तीसरे स्थान को सुरक्षित कर लिया है। टाइटंस ने अभी आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई नहीं किया है, लेकिन अनौपचारिक रूप से 99% क्वालिफाई हो चुके हैं। अब हमारे लोगों को टॉप 2 में रहने के लिए खेलना है। सीजन में हमने सभी छोटी फिल्मों का शिकार कर लिया है। अगर हम उन बड़ी फिल्मों का भी शिकार कर लेते हैं तो कप जीतने के लिए हर तरह से योग्य टीम बन जाएंगे। अगर हमारे लोग बाकी बचे हुए 5 मैचों में 4 जीत पाते हैं तो टॉप 2 में जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है कि टाइटंस सबसे बुरी स्थिति से कैसे वापस आ पाए। वीडियो बहुत दिलचस्प है, लिंक कमेंट्स में पिन कर रहा हूँ, एक बार जरूर देखें। नंबर 2 पुनेरी पल्टन। इस सीजन में पुणे पटाखे की तरह चल रहे हैं। कैसे? तो वे अपनी आवाज से पूरे प्रो कबड्डी में गूंज पैदा कर रहे हैं। असल में सीजन की शुरुआत से ही
वे टॉप पोजीशन से कभी नीचे नहीं उतरे हैं। इससे पता चलता है कि इस बार पुणे की आंख किस स्तर की है। सीजन से पहले वे जीतने का फॉर्मूला जानकर आए हैं या क्या है, लेकिन वे जीत रहे हैं, हारने का कहीं भी मौका नहीं दे रहे हैं। अब तक 13 गेमों में 10 जीतकर वे दूसरे स्थान पर टिके हुए हैं। दरअसल वे क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम भी हैं। वर्तमान में टाइटंस के अलावा उन्हें किसी भी टीम से कोई बड़ा खतरा नहीं है। अगर टाइटंस मैच नहीं जीतते हैं तो कोई भी टीम कितनी भी जीत जाए वे इनके पास नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए फिलहाल उन्हें कोई बड़ी टेंशन नहीं है। टाइटंस से भी वह टेंशन न रहे, इसके लिए उन्हें अपने 5 मैचों में से कम 3 जीतने होंगे, तो टॉप 2 में जगह उनकी ही होगी। नंबर 1 दबंग दिल्ली। अगर इस सीजन में प्रभुत्व डोमिनेंस की कोई परिभाषा है तो वह निस्संदेह दबंग दिल्ली है। टीमों से कोई लेना देना नहीं, उसमें मौजूद खिलाड़ियों से कोई लेना देना नहीं, जो भी मिल रहा है उसे दबाते हुए जा रहे हैं। असल में उनका नाम दबंग दिल्ली नहीं, डोमिनेशन दिल्ली होना चाहिए। हालांकि सीजन से पहले उन पर कोई उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि सब सीनियर खिलाड़ी थे और पिछले सीजन में कई लोग फॉर्म में नहीं थे। ऐसे कई कारणों से उन पर बहुत कम उम्मीदें थीं। इसके बावजूद इस बार वे सबको न भूलने वाला अनुभव दे रहे हैं। सच कहूँ तो वे जो रिकॉर्ड बना रहे हैं वह कोई और टीम नहीं बना पा रही है। पिछले सीजन से लगातार 20 मैच जीतना कोई साधारण बात है? बताइए, क्या कोई टीम ऐसा रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। दबंग दिल्ली टीम में वह सामग्री, गुणवत्ता और निरंतरता है। इसीलिए आज वे सबसे पहले क्वालिफाई होकर ऐसी रेंज में हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता। वे पहले ही 13 मैचों में 11 जीतकर टॉप पोजीशन पर बैठे हैं। बाकी बचे 5 मैचों में वे कितने भी जीतें या हारें, उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो गाइस, यह सभी टीमों की प्ले ऑफ की संभावनाएं हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी आप पूछेंगे मैं वीडियो बनाऊंगा। तो क्यों देर मामा, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। देखने के लिए धन्यवाद।